वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्या करने वाले हैं, आज आपको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट हैं और एग्ज़ाम से पहले आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो है प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल्स किस तरीके से होता है, क्या उसमें होता है पूरा प्रोसीजर, और कौन कौन से क्वेश्चन या वाइवा में वो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आता है वो क्या क्वेश्चन वो पुटअप हमसे करेगा। तो एक हमें एक डर लगा रहता है कि वो कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले जो आउट ऑफ सिलेबस हो, या कुछ उसने ऐसा पूछ लिया जो हमें आता ही नहीं हो। तो इस तरीके के व्यूज या थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं, और जिससे जो है हमें एक बहुत ज़्यादा हम डर जाते हैं कि यार कौन होगा, कैसे क्वेश्चन पुटअप वो करेगा। क्योंकि नॉर्मली अगर आपको ये कहा जाए कि भाई इंटरनल एग्जामिनर ही आपसे जो है वाइवा वो लेंगे तो आप बिल्कुल कंफर्ट हो जाते हो। बट अगर आपके माइंड में ये हो कि आप 12th 11th में तो ये डर नहीं था, लेकिन 12th में आपको पता है कि भाई एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा और वो क्वेश्चन पुटअप करेगा आपसे, वाइवा वगैरह के क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछेगा, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा, तो ये हमेशा हमारे माइंड में ये चीजें चलती रहती हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करेगा। तो आपके इसी चीज को, जो ये फोबिया हमारे माइंड में सेट है, उसी को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में हम उसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो अकाउंटेंसी में आपको पता ही है कि अकाउंटेंसी का जो वाइवा है यानी जो प्रैक्टिकल है वो कितने पार्ट में वो डिवाइड है। तो पता ही है आपको 80 मार्क्स का आपका जो एग्जाम होएगा फाइनल एग्जामिनेशन में, और 20 मार्क्स का हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, यानी अकाउंटेंसी का जो आपका प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का होता है। तो इस 20 मार्क्स में अगर हम देखें, इस 20 मार्क्स में क्या होता है, अब ये ब्रेक होता है, यानी इसमें आपका जो है 12 मार्क्स का तो आपका क्या होना है, रिटर्न होना है, और 12 में से 4 मार्क्स आपका जो है वाइवा होता है, और 4 मार्क्स आपका क्या होगा, फाइल, यानी जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे। तो ये प्रोसीजर है, यानी टोटल मिलाकर के जो अकाउंटेंसी का जो प्रैक्टिकल है वो आपको कितने मार्क्स देगा, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब वो 20 मार्क्स का एलोकेशन होता है, यानी रिटर्न जो है आपका 12 नंबर का होएगा, उसी दिन एग्जामिनर आता है और उसी के जो है देख रेख में जो है आपका प्रैक्टिकल रिटर्न एग्जाम आप देते हैं, और 4 मार्क्स का आपका वाइबा, यानी आप वाइबा में यानी वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और 4 मार्क्स की आपकी क्या होगी, फाइल होगी। अब अगर हम बात करूं रिटर्न, अब रिटर्न जो 12 नंबर का, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, 6 और 6, यानी 12 में। अब 12 नंबर का जो रिटर्न होएगा उसमें जो है वो कौन से क्वेश्चन वो वहां पे आएंगे, यानी कहां से वो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 6 मार्क्स और 6 मार्क्स। अभी 6 मार्क्स में क्या है, तो 6 नंबर का तो आपका आएगा रेशियो एनालिसिस, और 6 नंबर में आपका आ जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें मतलब 20 मार्क्स में जो 12 नंबर का रिटर्न होएगा उसमें जो है आपका 6 मार्क्स का रेशियो से क्वेश्चन पुटअप होएगा, और 6 मार्क्स का आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, यानी आप कह सकते हैं कि उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका वाइबा और फाइल, तो फाइल आपने बना ली होगी या आप बना रहे होंगे। अब जो फाइल है, फाइल में भी आपको 2 प्रॉब्लम्स लेनी होती हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको लेनी होती है। इस वजह से इस साल जो है कोविड-19 के वजह से आपका सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है, तो वो जो फाइल आपको कॉम्प्रिहेंसिव भी बनाना होता था और स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी बनानी होती थी। अब उसमें क्या करना है, इस बार आपको कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाना है। तो आप जो अकाउंटेंसी की फाइल मेंटेन कर रहे होंगे या की होगी आपने, या आप करेंगे, तो उसमें ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि उसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही लेनी है आपने, और उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो आज की इस वीडियो में जो मेन फोकस हमारा जो है वो ये है कि भाई ये जो वाइवा है 4 मार्क्स का, इसमें वो क्या क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे, यानी क्या क्वेश्चन आने की या पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो आपको याद है कि अकाउंटेंसी हम 11th से पढ़ रहे हैं और 12th तक का सफर हमने तय किया अकाउंटेंसी के साथ, तो बहुत सारी चीजें वो हमने पढ़ा है। अब 3 बुक्स तो हमारी 12th में ही है और एक बुक हमने 11th में की है। तो उन चारों बुक्स में से अगर आप ये मान के चलें कि 12th का प्रैक्टिकल है और 12th में से ही आएगा, तो ये भी हम बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं अगर हम ऐसा सोच के वाइवा के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। क्योंकि 11th को आपने कंप्लीट किया, 11th में आपने स्टडी की, 11th को आपने जो उसका एग्जाम दिया उसको फाइट करने के बाद ही आप 12th में आए हैं, तो इसका मतलब आपको 11th की भी नॉलेज होगी। अब 11th की पूरी बुक तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन 101% कि वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही है, जो आपका यानी 12th का बेस है। एक तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का जो बेस होता है, यानी उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन 101% पॉसिबिलिटी होती है कि वो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो मैं सबसे पहले हम जो बात करेंगे हम कि 11th क्लास से यानी 11th की अकाउंटेंसी से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, या एग्जामिनर जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, और 12th में से वो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर उसका ज्यादा फोकस रहता है, यानी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल 101% आपको ये एक बढ़िया आपका वाइबा बहुत अच्छा जाने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि 11th से वो क्वेश्चन क्या क्या पुटअप करेगा। तो आपको पता ही है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटेंसी है। अब अकाउंटेंसी में होना क्या है, अकाउंटेंसी सबसे पहले आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आप बताइए कि अकाउंटेंसी है क्या, यानी सब्जेक्ट ही क्या है। तो अकाउंटेंसी के बारे में आपको पढ़ना होगा कि भाई अकाउंटेंसी को डिफाइन करना होगा कि अकाउंटेंसी क्या है। एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की जो हमें बताता है कि भाई किस तरीके से आपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है, वही हम सीख रहे हैं अभी तक। दूसरी चीज की आपका फादर ऑफ अकाउंटेंसी क्या कौन थे, फादर ऑफ अकाउंटेंसी किनको कहा जाता है, तो लुकास पैसिओली आपको पता है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं, क्योंकि अब मैं डिस्क्राइब तो नहीं करूंगा टॉपिक, मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा और उनका हल्का हल्का सा आपको ओवरव्यू दूंगा, और वो टॉपिक को आपने वाइवा के लिए क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है। तो आज हम बात करते हैं, देखिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होंगे वाइवा क्वेश्चन। अब वाइवा क्वेश्चन जो होंगे, अब यहाँ पे वो दो कैटेगरी आप ले लीजिए कि एक तो हो गया वो क्लास 11, यानी क्लास 11 से वो क्या पुटअप करेंगे, और क्लास 12th से वो क्या पुटअप करेंगे। तो यहां से पॉसिबिलिटी दोनों क्लासेस की है, यानी 11th से भी और 12th से भी है। तो सबसे पहली चीज 11th में वो क्या आपके, यानी जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी के बेसिक्स क्या हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। अभी बेसिक्स हैं क्या, यानी अकाउंटेंसी क्या है, इसके फीचर्स बताइए, अकाउंटेंसी में हमने क्या सीखा या क्या हम इसमें करते हैं। उसके बाद अगर आप पूरी अकाउंटेंसी को फोकस कर रहे हैं तो आपको आपके फ्रंट पे भी लिखा होता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी आपका जो पूरा सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, जिसमें हम बात करते हैं डेबिट की और क्रेडिट की, कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। यानी वन लाइन में अगर मैं बोलूं तो डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में भी क्या होता है, डेबिट है, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। उसके बाद अकाउंटेंसी की कुछ ना कुछ क्या है, लिमिटेशंस है, यानी अकाउंटिंग की जब हम अकाउंटिंग करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या है। अब जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, यानी उसकी जरूरत किनको है, जिनको हम क्या कहते हैं, यूजर्स, यानी जो अकाउंटिंग के यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है, यानी कौन कौन होते हैं। तो आपको पता होगा, आपने 11th में भी पढ़ा और 12th में फाइनेंशियल में भी आपने पढ़ा था कि भाई जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम उसको जो कम्युनिकेट करते हैं वो किन के साथ करते हैं। यानी अब वो दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल में क्या आता है, एक्सटर्नल में क्या आता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे हम अगर बढ़े 11th में और कहां से टॉपिक आ सकता है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब आपका जो थर्ड टॉपिक यहां पे क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, ये ध्यान रखें। अब आपने बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े, जैसे गोइंग कंसेप्ट हो गया, है ना, सेपरेट लीगल सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है आपका, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है आपका। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो वो अकाउंटिंग कंसेप्ट पे आप एक ओवरव्यू ले लेंगे कि भाई वो कंसेप्ट क्या कहता है, गोइंग कंसेप्ट का मतलब क्या है। हमेशा आपको देखा होगा आपने, बैलेंस शीट, कैपिटल को जो है बैलेंस शीट में लिखा जाता है, कैपिटल तो ऑनर का खुद का पैसा है, तो वो किस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि हम उसको कैपिटल को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, क्यों करते हैं शो, कि कौन सा कंसेप्ट ऐसा बोलता है। तो ये कंसेप्ट कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो है ऑनर और बिजनेस का सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बिजनेस की ऑनर से, तो इस वजह से हम जो है कैपिटल को लायबिलिटीज में शो करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें, आगे अगर हम चलते हैं उसमें, तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन हल्का सा वो पूछ सकता है, भाई अकाउंटिंग इक्वेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पता ही आपको, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आप क्या पूछ सकते हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है आप बताइए, और एसेट्स क्यों इक्वल होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसको प्रूव करने के लिए भी बोल सकता है वो। तो आप इस चैप्टर में गो थ्रू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट,
ये तीनों अकाउंट का रूल वो पूछ सकता है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, या वो पूछ लेगा मशीनरी जो है वो किस टाइप का अकाउंट है, यानी मशीनरी अकाउंट का नेचर क्या है, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। तो आपको अगर पता है कि भाई मशीनरी एक एसेट्स है और ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट एक्सेप्ट डेटर, तो आप इजिली उसको अपना आंसर दे पाएंगे। तो यानी अगला जो टॉपिक आपने कवर करना है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद अगला क्या हो सकता है, यानी वो क्या पूछ सकता है आपसे, जर्नल और जर्नलाइजिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड जर्नलाइजिंग। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच वी हैव रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी अकाउंटिंग की जब शुरुआत होती है सबसे पहले हम जो है ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं, जर्नल, और उसमें हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लिखते हैं। दूसरी चीज जर्नलाइजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ जर्नल दैट इज जर्नलाइजिंग, यानी जर्नल करने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। तो यहां पर क्वेश्चन जर्नल से आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, जर्नल एंड जर्नलाइजिंग, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है, अब आप आगे जा सकते हैं, आगे अगर हम चलें इसमें तो ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस क्यों हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट है या स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें। अब आपको पता होगा कि भाई ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि भाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारी प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही है, हमने कोई मिस्टेक की तो नहीं है। तो वो अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आप अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत मेन है, यानी डेप्रिसिएशन में क्या होगा कि आपको ये अब वो पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के मेथड्स बताइए। अगर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन ना हो बुक्स में, अगर ये ना बोले कि डेप्रिसिएशन का रेट 5% है, 10% है या 15% है, तो कैलकुलेट कीजिए डेप्रिसिएशन, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है वो आपसे पुटअप हो सकता है। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कौन से हैं, कितने मेथड हैं आपने जो 11th में पढ़े, और डेप्रिसिएशन क्या है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो एक आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, और अगला टॉपिक क्या होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होगा कि आपने कुछ गलतियां की हैं, देखो वी आर अ ह्यूमन, हम क्या है, एक मानव है, और जब भी हम कोई काम करते हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि एरर्स भी होंगे, क्योंकि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो सीखने के साथ साथ हमारी गलतियां भी होंगी, अगर गलतियां हो रही हैं तो एरर्स आर द साइन ऑफ लर्निंग, यानी गलतियां जो हैं एक किस चीज का साइन होती हैं कि वी आर लर्निंग, कि हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं या हम कुछ सीख रहे हैं। तो एरर्स हमने की होंगी कुछ ना कुछ, तो उनका रेक्टिफिकेशन करते हैं। अब वो एरर्स क्या की हैं, कितने टाइप्स की एरर होती हैं, तो वो आपने पढ़ी होंगी कि जो है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ कंपोजिट। तो वो एरर्स क्या होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन जैसे क्या हो गया कि आप कुछ लिखना भूल गए, आपने परचेज किया बट उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने सेल किया उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, या एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनमें कुछ एरर्स कर दिया आपने, परचेज को सेल में लिख दिया, सेल को परचेज में लिख दिया, या परचेज को फर्नीचर में, फर्नीचर को परचेज में, कुछ ऐसा कर दिया आपने। तो वो सारी चीजें, अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो सारे ही चैप्टर में कवर कर रहा हूँ, सिर्फ जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ चैप्टर में वही चीज उठानी है और उसको फोकस करना है, एक ओवरव्यू लेना है। आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं बट फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी आप कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो करें। तो एटलीस्ट आपने इसमें जो जो जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपने गए, आपने टाइप्स ऑफ एरर को उठाना है, और टाइप्स ऑफ एरर 4 होते हैं, उनको उठाना है, देखना है उसका मीनिंग क्या है, एक एक इलिस्ट्रेशन उसका पकड़ लीजिए, एक एक एग्जांपल उसका माइंड में सेट कर लीजिए। तो आपको एग्जामिनर जितना मर्जी घुमाए आप घूमेंगे नहीं, यानी आप उसको जो है जहां पर वो जो जहां पे वो पहुंचना चाह रहा है आपके थ्रू, आप उसको वहां तक छोड़ के आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कुछ पूछ रहा है और अब मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो मेरे माइंड में उस ऑलरेडी उसका आंसर होगा, तभी तो मैं पूछ रहा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज अकाउंटेंसी, तो मुझे को पता है ना, यानी मेरे माइंड में एक सेट है कि कंसेप्ट क्या है अकाउंटेंसी का। तो आप जब तक वो नहीं बोलोगे तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। तो आपने क्या करना है कि उसका जो है एग्जामिनर की जो बॉडी लैंग्वेज है या थॉट्स लैंग्वेज है या क्वेश्चन पुटअप करने की जो लैंग्वेज है, यानी वो किस वे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वो आपने समझनी है और उसको समझते हुए आपने ध्यान देना है। तो कई बार क्या होता है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में पता भी नहीं है
और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप इजीली कहिए कि सर भाई ये टॉपिक जो है मेरा वीक था, या ये टॉपिक को मैंने देखा नहीं, देखना का टाइम नहीं मिला, और ये टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन पुट अप हो जाएंगे इजीली। एग्जामिनर सिर्फ आपका इवेल्यूशन करने आया है, एक ओवरव्यू लेने आया है, ये नहीं कि वो पूरे साल का आपको जज करेगा सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट में हम किसी को जज ही नहीं कर सकते। तो आइए दोबारा फिर, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पूछ सकता है, उसके टर्म्स की ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है ना, और डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पर और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, बनाने का पर्पस क्या है। वहां से छोटे छोटे से क्वेश्चन, यानी जब आपको इंट्रोड्यूस कराया होगा आपके टीचर्स ने, फर्स्ट डे आपने क्लास अटेंड की होगी, तो जो बारीकियां उन्होंने बताई होंगी चैप्टर से रिलेटेड, वो उनको फोकस करना है। और साथ में एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को ले लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक पहली एडजस्टमेंट होती है जो आपको हमेशा मिलेगी, ये हमेशा ट्रायल बैलेंस से नीचे गिवन होता है। तो ट्रायल बैलेंस से नीचे गिवन है तो वो दो जगह आएगा, एक तो ट्रेडिंग के बाय में आ जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स में चला जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में ही क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो क्या होगा, क्वेश्चन से ऊपर आ गया वो, अब क्वेश्चन के नीचे नहीं है, क्वेश्चन के नीचे होता तो दो जगह आता, और वो क्वेश्चन के ऊपर ही है तो वो एक ही जगह आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये आपने ध्यान रखना है, सिर्फ ये छोटी सी चीज। तो ये था कि 11th क्लास से किन टॉपिक को आपने कवर करना है, यानी किन पे गो थ्रू करना है, एक ओवरव्यू लेकर के आपने माइंड में सेट कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, नॉर्मली 5-10 मिनट के बीच में आपने एक एक टॉपिक को इनमें दे देना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसके साथ 10-12 टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और 10-12 टॉपिक में अगर मान लीजिए 10 टॉपिक हैं और 5-5 मिनट या 10-10 मिनट आप देते हैं तो 100 मिनट का काम है। यानी 100 मिनट का मतलब है 1.5 आवर में आपका 11th का जो भी कंसेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चन की पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 12th क्लास, क्योंकि मेन फोकस तो यहीं पे है। अभी मैंने क्या बोला कि रिटर्न होएगा 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का रिटर्न होएगा, और उसमें जो है 6 नंबर का आपका क्या आएगा, रेशियो से आएगा क्वेश्चन, और 6 मार्क्स का आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से आएगा। तो यानी जो रिटर्न आप उसी समय कर रहे हो, तो वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर पॉसिबिलिटी होती है 12th में, तो वो रेशियो से होती है, यानी रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस से पहला आप अगर बात करें 12th क्लास में क्या पॉसिबिलिटी है, तो रेशियो एनालिसिस, यानी रेशियो में क्या होगा, रेशियो में आपको पता ही है, आपने बहुत चैप्टर वो कर लिया होगा, ऑलमोस्ट अभी तक सभी का हो चुका है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है बिल्कुल, और इस समय आपका रिवीजन चल रहा होगा। तो रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे आपका लिक्विडिटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है। उन रेशियो का मीनिंग क्या है, क्यों हम सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं, या सॉल्वेंसी रेशियो हम क्यों निकालते हैं, रीजन क्या है, लिक्विडिटी अगर हम निकालते हैं तो उससे क्या प्रूफ होता है, क्या हमें पता चलता है। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। और नॉर्मली फॉर्मूला क्या है, आपने किसको, अगर फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, तो आपने किसको मेनली फोकस करना है, तो मेनली आपने फोकस करना है सोल्वेंसी हो गया आपका। जैसे सोल्वेंसी में क्या होगा कि लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को चेक करने के लिए हम जो सोल्वेंसी निकालते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ना, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये चीजें हम सोल्वेंसी में फाइंड आउट करते हैं। लिक्विडिटी यानी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अब करंट रेशियो जो है वो आइडियल सिचुएशन क्या होती है, 2:1। लिक्विड रेशियो की आइडियल सिचुएशन क्या होती है, 1:1। करंट एसेट्स क्या होती हैं, लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं। तो यहां से क्वेश्चन अंदर ही अंदर डीपली बनते रहेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर 12th में आपको लग रहा है कि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, तो आपने सिर्फ 2 चैप्टर को उठा करके फोकस करना है, एक आपका रेशियो एनालिसिस और एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर से क्वेश्चन रिटर्न की फॉर्म में भी आपको सॉल्व करना है, जो कि 12 नंबर देगा आपको। तो अगर आपने वहां पे सॉल्व किया है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये ऑलरेडी आते हैं चैप्टर। अब यहाँ अगर आपको कोई चीज आती है तो उसको तो इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा ये एग्जामिनर, वो चेक करने की कोशिश करेगा कि भाई यहाँ पे रेशियो क्या है, क्यों आपने किया, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया आपने तो कैसे किया, और क्यों करना चाह रहे हो आप, इससे क्या प्रूफ होएगा, ये सारी चीजें। उसके बाद मेनली यहाँ पे ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक और चीज आ सकती है 3rd बुक में, यानी फाइनेंशियल इसी बुक में जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेशियो और कैश फ्लो में। इसमें पहला जो चैप्टर है वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज हम करते हैं। वहां पर बैलेंस शीट का अगर आप फॉर्मेट देखें
बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, आपने 11th में जो हॉरिजॉन्टल बनाई थी और 12th में जो एनालाइज आप करते हैं वो वर्टिकल में करते हैं। तो वर्टिकल में जो बैलेंस शीट है उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये फाइनल एग्जामिनेशन में भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा कि हेडिंग्स पूछ लेता है वो टॉपिक की। जैसे पूछेगा लूज टूल्स की हेडिंग और सब हेडिंग बताइए, तो लूज टूल्स क्या है, अदर करंट एसेट्स में आता है और मेन करंट एसेट्स का पार्ट है। तो अदर करंट एसेट्स सब हेडिंग हो गई और मेन हेडिंग हो गई करंट एसेट्स। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो आपने देख लेना, यानी हेडिंग्स और सब हेडिंग, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। तो ये थर्ड बुक का ही काम है, ये थर्ड बुक है आपकी, ठीक है, थर्ड बुक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम आ जाते हैं, आपको पता ही है एनपीओ अकेला 10 नंबर का है। तो एनपीओ में मेनली क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, उसका ट्रीटमेंट बताइए। अगर किसी भी चीज के लिए कोई स्पेसिफिक फंड है और फंड अगर जरूरत से ज्यादा है तो क्या ट्रीटमेंट होएगा, और अगर फंड जरूरत से कम है तो क्या ट्रीटमेंट होएगा, कहाँ वो शो होएगा, वो सारी चीजें आप देख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं, कब नहीं बनाते हैं, ये सारी चीजें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में क्या डिफरेंस है वो आप देख लेंगे। उसके बाद अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप डीड, सबसे मेन चीज यहां पर आपने पढ़ना है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है, उसके बाद आपने पार्टनरशिप डीड और पार्टनर साथ में एक्ट भी पढ़ लेंगे आप, जो एक्ट क्या है 1932, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है और पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं और क्यों बनाते हैं उसको। उसके बाद तो पार्टनरशिप से क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद वो पूछ सकता है कि भाई जो आपने इसमें जो है गुडविल, कि गुडविल क्या है, सेकंड चैप्टर आपका आता है वैल्यूएशन एंड नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या है, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीजें। और गुडविल का जो वैल्यूएशन हम करते हैं वो क्यों करते हैं, कब कब करते हैं, और उसके बाद उसके मेथड्स, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सारी चीजें, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, इनके फॉर्मूले आप कर लें। तो यानी नॉर्मली गुडविल से रिलेटेड आप उसका क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला, यानी फॉर्मूलाज आप क्या करेंगे, उनको कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हैं, तो नेचर्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर बताइए या कब हम उसको बनाते हैं। उसके बाद आप आगे डिसोल्यूशन अकाउंट है, डिसोल्यूशन अकाउंट आप क्यों बनाते हैं, ओ सॉरी, जब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म होता है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन, दोनों की टोन भी एक जैसी है, बोलने में एक जैसा ही लगता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप देख लेंगे। उसके बाद अगर आप आगे चलें, अगर हम थर्ड बुक में आते हैं, तो थर्ड बुक में शेयर्स, कि शेयर्स में आप शेयर्स को कितने टाइप से इशू कर सकते हैं, 3 टाइप से इशू कर सकते थे पहले, अब कितने टाइप से कर सकते हैं, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन किनको कर सकते हैं, वो कंडीशन क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स को कर सकते हैं, अब वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें। किनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, जो सेकंड हैंड शेयर्स होते हैं, जो फॉरवर्डेड किए उनको दोबारा बेचते हैं तो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, अगर उनको डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हम उनको दे सकते हैं, वो सारी चीजें। फिर फॉरवर्डेड को हम कैपिटल रिजर्व में कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, फॉरवर्डेड के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये सारी चीजें, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। फिर अगला आपका आ जाता है डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स कितने फॉर्म में, कितने उस पर आप उसको इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तो इसको तीनों पे कर सकते हैं आप इशू। पेमेंट जो है इसकी वो तीनों फॉर्म में कर सकते हैं क्या, नहीं, क्या डिस्काउंट पे पेमेंट हो सकती है डिबेंचर की, नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें, डीआरआई डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट, या डीआरआर डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व, डीआरआर, तो वो कितना परसेंट बनता है, किनको नहीं बनाना होता है और किनको बनाना होता है। तो ये सारी चीजें, यानी कुल मिलाकर के बाद डिबेंचर्स एंड शेयर्स में क्या डिफरेंस है, ये भी आप, तो डिबेंचर एंड शेयर्स में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट। वोटिंग राइट के बिहाफ पे अगर मैं बोलूं इनमें डिफरेंस बताओ, तो डिबेंचर में क्या वोटिंग राइट इनको होता है, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर को नहीं होता है। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, अब उनमें भी डिफरेंस वो पूछ सकता है कोई भी,
कि भाई जो है डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड की पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पेमेंट करते हैं, उसके बाद किसको करेंगे, ये सारी चीजें। अगर कंपनी बंद हो रही है तो पहले किन शेयर होल्डर की पेमेंट होएगी, फिर उसके बाद किसकी होएगी, तो ये सारी चीजें आपने कवर करनी है। तो अगर इन टॉपिक को आप 5-5, 10-10 मिनट देंगे और इनको हल्का सा ओवरव्यू लेंगे इनका, तो 101% आपका वाइवा बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आई होप आपको जो है जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। और ये सारे टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग, देखो एक मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है और एक एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मुझे लगता है कि यहाँ से एग्जामिनर बहुत ज्यादा उनका फोकस इन्हीं टॉपिक्स पे होता है और यहीं से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है या आपको लग रहा है, आपको एक डर लग रहा है कि भाई ये क्या वो क्वेश्चन पूछने वाला है या वो क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो ये चीजों को आप एक बार देख लेंगे। आप इन टॉपिक्स पे जाइए, इनको गो थ्रू कीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बिजनेस के प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से क्वेश्चन, वहां से कहां से वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, उन पे बात करेंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, अगर कोई क्वेरी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको जो है जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।